जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग जो है 29 जनवरी 2022 का करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। साथ साथ में इसमें स्टैटिक्स जीके भी होते हैं। बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है जीके पढ़ने का काम करते हैं। तो वेलकम है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, सुबोध कुमार चंडी। इस यूट्यूब चैनल पर आकर के आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें पिछली सभी वीडियो आपको उपलब्ध होंगे, उसे आप देखें। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें। तो चलिए, धन्यवाद आप लोगों को एक बार फिर से वेलकम है। आज का पहला सवाल है कि इसमें देखना है, आज का फर्स्ट सवाल है ब्रांड फाइनेंस 2022 में दुनिया के मूल्यवान ब्रांड खिताब। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया पीडीएफ बनाने में, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ब्रांड फाइनेंस 2022 में दुनिया के मूल्यवान ब्रांड का खिताब किसने जीता है? ठीक है, किसने या किसे दिया गया है, ये सवाल हमारा है आज का। तो ब्रांड फाइनेंस 2022 में दुनिया के मूल्यवान ब्रांड का खिताब किसको दिया गया है, कौन सी ऐसी कंपनी है? तो ये हमारा कंपनी एप्पल है। एप्पल को ही इस बात के लिए इसे है जो कि खिताब दिया गया है। दूसरा नंबर पर पोजीशन रहा है अमेजन का, तीसरा नंबर पर गूगल पर, इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट है, इसी तरह से और भी कंपनियां हैं। तो पहला हम ध्यान रखेंगे एप्पल को। तो एप्पल के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा सवाल है कि रूस ने भारत को सभी जितने भी थे उतने सभी कितने अनुबंधित AK 203 एसॉल्ट राइफल सौंप दिए? भारत सरकार को रूस ने कितने, जो अनुबंधित था, जितने भी सभी अनुबंधित AK 203 एसॉल्ट राइफल था, इसको भारत सरकार को रूस गवर्नमेंट ने सौंप दिया। ये 70,000 ठीक है, 70,000 एसॉल्ट राइफल, AK 203 असॉल्ट राइफल 70,000 जो भी था, ये अनुबंधित था, उतनी संख्या में भारत सरकार को सुपुर्द कर दिया गया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल और क्या क्या है, जानकारियां वो देख लेते हैं। क्योंकि अब जो है करंट अफेयर्स जीके स्टैटिक्स को क्या किया जाता है, ऑप्शन बेस्ड बना दिया जाता है। 1 2 3 इस तरह से ऑप्शन में दिया रहता है, तो उससे संबंधित जानकारी हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, याद होनी चाहिए। तो पहला इसमें से कहा जाता है कि कलाश्रिकोव जो है एक प्रकार का रूसी रक्षा निर्माण इकाई है। फिर से एक बार देखते हैं, कलाश्रिकोव जो है, ये जो हम रंगीन किए हुए हैं टाइपिंग में, उसका मतलब होता है कि रूसी रक्षा निर्माण इकाई है। और इसने जो है असॉल्ट राइफल बनाया, और कौन सा असॉल्ट राइफल? AK 203 रसायन असॉल्ट राइफल बनाया है। तो ये हमारा हो गया क्लियर। यानी कलाश्रिकोव जो है एक प्रकार का रूसी रक्षा निर्माण इकाई है, जो असॉल्ट राइफल हमें 70,000 जो पहले से अनुबंधित था, पहले से हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे, उसको हम भारत सरकार को सुपुर्द कर दिया है रूस गवर्नमेंट ने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देखना है कि ऑर्डर मिला था 6,70,000, बिल्कुल सही है, 6,70,000। लेकिन क्या था कि 70,000 इनको डिलीवरी देना था भारत सरकार को, और बाकी जो भी बच गया उसके लिए, ये देखिए, इसके लिए उससे पहले देखते हैं 6 दिसंबर 2021 को इसके लिए हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया था भारत सरकार और रूस सरकार के साथ। कुल लागत था 5,124 करोड़ रुपया। ठीक है, टाइपिंग में देखिए, यहाँ पर ही जो है करोड़ लिखने में सही था, मगर PDF बनाने में उसका कुछ फॉन्ट प्रॉब्लम होगा, ये समस्या आ गया। कोई बात नहीं, हम लोग बोलते चलेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए जो है 6 दिसंबर 2021 को हम लोग जो है, हमारा देश और रूस सरकार ने साइन किए थे। कुल लागत 5,124 करोड़ रुपया था। 6 लाख राइफल का निर्माण इंडो रूस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भारत में इसका निर्माण किया जाएगा। और भारत की कौन सी जगह, हमसे सवाल पूछा जाएगा तो 6 लाख जो राइफल का निर्माण किया जाएगा, भारत सरकार यानी कि इंडो रूस प्राइवेट लिमिटेड का के संयुक्त प्रावधान के द्वारा यहाँ भारत में ही। कहाँ? तो कोरबा राइफल फैक्ट्री में। ये कोरबा राइफल फैक्ट्री कहाँ है? अमेठी। कहाँ अमेठी? यूपी में। यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत में ये पड़ेगा, यूपी राज्य में चला जाएगा। वहाँ पर जो है कोरबा राइफल फैक्ट्री है, उसी में इसका निर्माण किया जाएगा। 70,000 यहाँ पहुँच गया है, डिलीवरी जो भी था वो। अगला सवाल, समुद्री अभ्यास जिसका नाम है पश्चिम लहर XPL 2Q22, ये आयोजन हुआ, इसमें सेना भाग लिए। तो कौन से कमान? भारतीय सेना का कौन सा कमान? तो इसमें है भारतीय नौसेना का कौन सा कमान? तो पश्चिमी नौसेना कमान ने भाग लिया। इसके ही पश्चिम नौसेना जो हेड है, क्वार्टर पड़ता होगा इसका, उधर ही इसका
एक्सरसाइज हुआ है। या फिर इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये इससे रिलेटेड सवाल ये हो सकता है कि समुद्री अभ्यास मिशन लहर XPL-2Q-22 का आयोजन कितने दिनों तक चला? तो ये हमारा है 20 दिनों तक चला। बहुत अच्छा। इसमें जो है तीनों सेना सम्मिलित रूप से भाग लिए थे। किसमें? तो ये जो समुद्र अभ्यास जो चल रहा है इसमें। और क्या इससे संबंधित हमारे पास नॉलेज हो सकते हैं? तीनों सेना ने सम्मिलित रूप से इसमें प्रयास किया है, सफल प्रयास हुआ है। इसमें भारतीय नौसेना इसमें थे, शामिल थे, भारतीय वायुसेना थे, भारतीय नौसेना 2, और भारतीय सेना वो जो है थल सेना जिसको हम बोल सकते हैं 3, और एक हमारा भारतीय तटरक्षक जो बल है, कोस्ट गार्ड जो हमारी सेना है, इन सभी ने संयुक्त रूप से एक साथ किसी भी मिशन को या किसी भी मिशन को हम करने का ऐसा समय आए तो उसके लिए हम पहले से प्री प्लान रहेंगे, एक दूसरे के साथ साझा बना रहे, ताकि भविष्य में अगर ऐसी समय आए तो हम लोग जो है भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक बल सभी मिलकर के उस मिशन को बहुत अच्छे तरीके से करने में समर्थवान रहेंगे। पश्चिमी नौसेना कमांड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। यहाँ पर देखिए इसका कमांड भी जो हेड क्वार्टर है उस पर भी ध्यान रखेंगे। पश्चिम नौसेना का जो कमांड का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में। देखिए कलर किया हुआ है आंसर में। पूर्वी नौसेना कमांड का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये है विशाखापट्टनम। ये प्रॉब्लम है, विशाखापट्टनम। दक्षिणी नौसेना कमांड का हेड क्वार्टर क्या है? कोचीन है। आप लोग जरा आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा और ऐसे भी आप लोग समझ में आ जाएगा। देखिए इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरांस डे किस तिथि को मनाया जाता है? हमारे यहाँ इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरांस डे जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 27 जनवरी को मनाया गया हाल ही में। इससे भी संबंधित कुछ सवाल बनते हैं, जरा इसको देख लिया जाए। इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरांस डे जो है इसका विषय है 2022 में जो इस बार जो हम लोग का मनाया गया, इसमें स्मृति, गरिमा और न्याय, ये इसका जो है विषय है, सब्जेक्ट है। इसी विषय को है जो कि इसमें समावेश किया गया था। कब से ये शुरू हुआ है? तो 2005 से इसकी स्टार्टिंग हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय नौसेना अभ्यास, ठीक है, सॉरी, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास CHIRU, इसको हम लोग पढ़ेंगे चिरू 2Q 2022 जो 2022 में हुआ है, कौन से देश शामिल है इसमें? कौन कौन से देश शामिल है? जरा से इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। संयुक्त नौसैनिक अभियान CHIRU डैश है 2Q22, है ना। ये जो 2022 में हुआ है उसमें कौन कौन से देश शामिल है? अब इसको देखिएगा, नाम से पता लगता है CH है तो चीन रहेगा उसमें, ठीक है, और I से इंडिया रहेगा, RU पीछे है इससे रूस रहेगा, तो चाइना रहेगा, इंडिया रहेगा और रूस रहेगा। कहाँ पर किया है? तो मालाबार जो है ये सॉरी चीन, ईरान, रूस मिलकर, यहाँ पर ही मिलकर ऐसे लिखा था, मिलकर ओमान की खाड़ी, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में ये सब अभ्यास है जो कि इस सीजन पर अभ्यास करेंगे। अगला सवाल, धारणा सूचकांक 2021, इसमें क्या सवाल है जरा देखिए। धारणा सूचकांक 2021, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, धारणा सूचकांक 2021, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, यानी धारणा सूचकांक 2021, या इंग्लिश में इसको इस तरह से कर सकते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है। अब देखिए ये क्या है, तो इसमें हमारा पोजीशन क्या है? करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स 2021 जो निकल कर आया है, इसमें भारत की स्थिति क्या है? तो पहले देखते हैं 2020 में 86 स्थान था और 2021 में 85वां, है ना, 85वां स्थान आया। 85 नंबर पर भारत का पोजीशन रहा है इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, और 2020 में 86 स्थान पर था। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, पॉलिसी लिखा हुआ है, ठीक है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी 2021 में 18 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 18 नंबर पर। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कितना स्थान है भारत का? 18 नंबर पर, यानी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 18 नंबर पर है। 2021 में कितना? 18। 2021 में कितना? 18। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अगर देखें तो 2022 में 10 नंबर पर हम लोग हैं। एक बार फिर से देखिएगा, कहता है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में कितना, अगर हमको 2021 पूछे तो 85 नंबर पर हम लोग हैं, 20 में पूछे 86 नंबर पर है। ये दो कंटिन्यू है, इसलिए 20-21 भी कंटिन्यू है इधर से, और 86-85 ये जो है इन दोनों पर हम लोग फोकस कर सकते हैं। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 अगर देखें तो 18 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 18 नंबर पर। इसके बाद देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 का जो पोजीशन निकल कर आया है उसमें भारत का स्थिति या हमारा देश का पोजीशन जो है कितने नंबर पर है? 10 नंबर पे है। आगे देखिए, इससे महत्वपूर्ण सवाल और है,
ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग, ठीक है। तो ट्रेस विश्वत रिश्वत वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग जो है, इसमें क्या है, हमारा जो स्थिति है 82 नंबर पर हम लोग बने हुए हैं, 82 नंबर पर हम बने हुए हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 जो निकल कर आया, उसमें हमारे देश का स्थिति जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में 56वें स्थान पर है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 83, इसका पोजीशन कितना हमारा है 83, इसमें पोजीशन कितना है 83 का पोजीशन है हमारा। ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा नीट एंड क्लीन हेनले पासपोर्ट, यहाँ पर देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 83 है। और आप ब्लड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट देखिएगा तो 56 है। और आपको ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 में 82 नंबर पर हमारा पोजीशन है। आप एक क्वेश्चन आगे देख सकते हैं कि राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है। हम बोल रहे हैं थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग में ठीक था, PDF बनाने में प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए हम लोग जो है आवाज़ पर ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है, ठीक है। राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है, तो इसमें हम लोग देखेंगे रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। किसको सूचित किया गया है, तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसी को सूचित किया गया है, ठीक है। अगला देखिएगा, 1900 ऐसे हम सवाल हमसे पूछा जाए, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए क्या है कि ये 271 किलोमीटर स्क्वायर जो है, वर्ग किलोमीटर जिसको बोल सकते हैं, उसमें जो है इसके लिए रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए बाघों को के लिए संरक्षित किया गया है। ये मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं इसके लिए। देखिए क्या है, जरा देखते हैं। 271 किलोमीटर स्क्वायर, इधर से इस तरह से लिखा रहना चाहिए, कोई बात नहीं है। तो कहता है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बस इतना हमसे सवाल अगर पूछा परीक्षा में कि राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य के रूप में किसे नामित किया गया, चिन्हित किया गया, किसे शामिल किया गया, अधिसूचित किया गया, इस तरह का सवाल अगर पूछे तो हमको याद रखना है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। और इससे संबंधित कंटेंट जानकारी है तो इसको देखते हैं। देखिए कहता है कि इसमें जो है 302 किलोमीटर की बात करें, 302 किलोमीटर की जो बात करें तो वो दिया गया है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव में बाघों को महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र में घोषित किया गया 302 किलोमीटर। और यहाँ जो ये टाइपिंग है ये मिस्टेक है, यहाँ पर ही कुछ एरर है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसकी 1982 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो क्षेत्र है 302 वर्ग किलोमीटर बाघों के महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र घोषित किया गया है। और जो है ये आता है किसमें, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंतर्गत बफर जोन का कार्य करेगा। मतलब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ही ये रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है। और उसी में से इसको जो है 302 किलोमीटर लिया गया है कि बाघों के महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र घोषित किया गया है। कितना घोषित किया गया है, 302 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए इससे ज़्यादा की जानकारी हमें हो गया। अब इसमें देखना है हमको कि ये जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं और गवर्नर है कलराज मिश्र है। गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र है। तो ये जानकारी हमें मिल गई, अच्छी बात है। इससे आगे हम लोग देखेंगे ग्लोबल टाइगर समिट कहाँ होगा। तो ये सवाल हमारे लिए ठीक है कि ग्लोबल टाइगर समिट कहाँ होगा। तो ग्लोबल टाइगर समिट होगा हमारे रूस में, बस इतना याद रहना चाहिए। रूस की जगह है व्लादिवोस्तोक। तो ये जो हमारा है जगह, और इस पर हम लोग सिर्फ रूस याद रखेंगे, कम चल जाएगा। और नहीं तो रूस के व्लादिवोस्तोक, ये जो है डबल लिखा गया है तो ये गलत है। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पर ही इस पर ध्यान देंगे, रूस सिर्फ याद रखेंगे। और कुछ सवाल इससे रिलेटेड है। MM हिल्स नाम सुने होंगे आप, टाइगर रिजर्व। तो हमसे सवाल परीक्षा में पूछ दे MM हिल्स टाइगर रिजर्व है तो ये कर्नाटक में। MM हिल्स टाइगर रिजर्व है तो कहाँ, कर्नाटक में। ऐसा पूछो तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्या है, छत्तीसगढ़।
फिर से एक बार देखिएगा, ये सब सवाल जो है अति महत्वपूर्ण सवाल है, इस तरह का सवाल जो है परीक्षा में बनता है। तो इसमें देख लेना है हमको, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़। कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। विषधारी वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अभी हम लोग पढ़े थे, राजस्थान में है। बिल्कुल सही, अभी हम लोग पढ़े थे, कहाँ पड़ता है? राजस्थान में ही पड़ता है। आगे क्वेश्चन है हमारा सवाल है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को किसके साथ समामेलन कर दिया गया 25 जनवरी 2022 को? तो ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इसमें इसको मर्ज कर दिया गया। यानी पीएमसी बैंक के अध्यक्ष है बलवीर सिंह कोचर। ये जो पंजाब एंड सिंध कोऑपरेटिव बैंक हुआ ना, इन्हीं का अध्यक्ष है बलवीर सिंह कोचर। तो ये हमारा सवाल का जवाब था। बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 45 के अंतर्गत इस तरह को है ना, एक बैंक को दूसरे बैंक में मिला करके इससे पुनः स्थापना किया जा सकता है। पुनः है जो कि इसको फिर से स्थापित किया जा सकता है। ये अधिनियम है हमारा 1949 की धारा 45 में, 1949 की धारा 45 में ये विधान है। और इसमें सहकारी बैंक को भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये हमारा सवाल का जवाब हो गया। हमसे सवाल पूछा है, आईएमएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है। और आप जान लेते हैं हम लोग कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के वित्त वर्ष 21-22 जो हमारा वित्त वर्ष है में भारत के आर्थिक विकास का अनुमान जो लगाया था, यानी फिनेंशियल ईयर 2022 में 9%। हमको जो है फिनेंशियल ईयर 2000, अगर इसमें क्या था कि अगर हमसे सवाल पूछे कि फिनेंशियल वित्तीय वर्ष जिसको बोलते हैं, तो वित्तीय वर्ष 22 में 9% और 23 में जो है 7.1% जो है आईएमएफ। बस इतना ही याद रखना है कि आईएमएफ के द्वारा भारत का आर्थिक विकास का अनुमान फिनेंशियल ईयर 2022 में कितना, तो 9%। और फिनेंशियल ईयर 2023 में कितना, 7.1%। ये बाकी से हमको ज़रूरत नहीं है, इतना सा हमको याद हो जाना चाहिए। अगला सवाल देखिएगा हम लोग को, आईएमएफ के अनुसार वैश्विक विकास दर। हाँ, एक सवाल यहाँ भी बन सकता है कि आप देखिएगा कि आईएमएफ के अनुसार वैश्विक विकास दर, आईएमएफ के अनुसार भारत का विकास दर ये 9% वित्तीय वर्ष 22 में और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.1% हो जाएगा। और अगर इसी आईएमएफ के अनुसार अगर हम वैश्विक में देखें, वैश्विक विकास दर, विश्व का विकास दर, तो 4% 22 में और 23 में जो है 3% होने की संभावना है। इस तरह के अनुमान लगाया गया। असम सरकार ने असम वैभव अवार्ड किसको दिया है, तो उद्योगपति रतन टाटा जी को दिया गया है। और असम का गवर्नर कौन है, तो जगदीश मुखी है। और यहाँ का हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, सीएम है कहाँ के, असम के। और गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी है। तो ये सवाल हमारा बनता है। और अगला सवाल जो है हमारा, लखनऊ की आईपीएल फ्रेंचाइजी का मालिक कौन है, तो लखनऊ के आईपीएल फ्रेंचाइजी का मालिक कौन है, ये देखना होगा। तो इसका मालिक जो है संजीव गोयनका। अब उसका नाम जो बदल गया है, लखनऊ सुपर जेंट्स रखा गया है, ठीक है। इसके कप्तान है केएल राहुल साहब हैं इनके कप्तान। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाते हैं, तो 26 जनवरी को, जिस दिन भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसी दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। और आप इसको देख सकते हैं कि भारत में कितने बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस बनाने के लिए, ठीक है, भारत में कितने बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस बनाने के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया गया है। तो ये आंसर आपका होगा 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके सहयोग करेंगे ICEA, ठीक है। ये इंडिया, देखिए यहाँ पर इंडिया सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, आप ध्यान दीजिएगा बात पर, इंडिया सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, ये हमारा जो है इसको हेल्प करने के लिए है। सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, ये अभी चर्चा में है, एक बैंक है। और ये बैंक जो है अभी फिलहाल में चर्चा में, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए। सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर है कुबकोनम, ठीक है, कुबकोनम। 1904 में इसकी स्थापना और इसका सीईओ है कामकोड़ी, ठीक है। अब इसी में देखना है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर होगा कहाँ, केरल। इसका आंसर क्या होगा,
केरल। केरल के कैपिटल तिरुवनंतपुरम। गवर्नर आसिफ मोहम्मद खान है और इनके जो सीएम साहब हैं पिनराई विजयन है। तो ये हमारा बार बार इस तरह का सवाल का रिपीट करने से हमें याद रहेगा। जब कभी भी कैपिटल हो, जब कभी भी हमको गवर्नर मुख्यमंत्री हो, तो एक बार हमको यहाँ लिख करके याद कर लेना चाहिए। भारत ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में कितना भुगतान किया है? भारत सरकार ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में कितना भुगतान किया? तो इसमें 29.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। 15 देशों की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भारत है और ये जो है 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा। कहता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। इसकी घोषणा कब किया गया था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुआ? 2013 में हुआ। और हमसे सवाल पूछा जाए कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। यानी हमसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि DX22 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ही दिया गया और एक नेपाल में वर्दिया नेशनल पार्क को भी दिया गया है। अगला सवाल अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कि मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है के बारे में आप जानते हैं, तो बताइए कि किस माउंटेन में? तो नीलगिरी माउंटेन में। किस राज्य में पड़ता है? ये TM लिखा है तमिलनाडु में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटका में। BR हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटका में। अब फिर से सवाल इस तरह से पूछा जाए। नेक्स्ट सवाल है कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सवाल आपको 29 जुलाई हम लोग को याद रखना चाहिए। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? तो जिम कॉर्बेट है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? तो जिम कॉर्बेट है। ठीक है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये जो हमारा टाइगर है रिजर्व है, इसको हम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर इसी के जगह सवाल पूछ दे कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में पड़ता है। पेंच नाम से जगह है। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का टाइगर रिजर्व है। कितने राज्यों में टाइगर पाए जाते हैं? तो लगभग हमारे पास जो है 18 राज्यों में टाइगर पाए जाते हैं। 2019 के अनुसार भारत में कितने टाइगर थे? 2968 टाइगर थे। अकॉर्डिंग टू 2019 के आकलन के हिसाब से भारत में 2968। सबसे ज़्यादा किस राज्य में टाइगर है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि हाईएस्ट टाइगर है ना रिजर्व इन द वर्ल्ड, तो नामदफा जो है इसमें है। हमारे यहाँ जो टाइगर रिजर्व है नामदफा, जो पड़ता है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट टाइगर रिजर्व इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा पर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो नामदफा पर है। एयर इंडिया को किस तिथि को आधिकारिक रूप से टाटा समूह को सौंप दिया गया है? एयर इंडिया जो भारत सरकार का उपक्रम था, अब जो है ये हो गए टाटा को सौंप दिया गया है। तो ये देखिए कि 27 जनवरी 2022 को, ऐसे कहा जाता है कि लगभग 59 साल लग गए हैं, ठीक हो, इसको वापस जाने में। कितने पैसे? 18,000 करोड़ रुपया, 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ये सौदा है। टाटा समूह का संस्थापक कौन है? तो जमशेदजी टाटा थे। टाटा ग्रुप के संस्थापक कौन थे? तो ये जमशेदजी टाटा थे। 1868 ईस्वी में मुंबई में ये है इसकी समूह का स्थापना किए थे। सवाल हमसे पूछता है कि टिस्को का पूरा नाम, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड होता है इसका पूरा नाम। कभी कभी इसकी ईस्वी पूछ देता है, तो 26 अगस्त 1907 ईस्वी को जमशेदपुर में इसकी स्थापना किया गया था। किस राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश के पुलिस को सबसे ज़्यादा वीरता पुरस्कार दिया गया? ये सवाल महत्वपूर्ण है, देखिएगा इसमें। तो अभी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा ये सब पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो किस राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश को पुलिस को, किस राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश के पुलिस को सबसे ज़्यादा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी सबसे ज़्यादा वीरता पुरस्कार किस राज्य की पुलिस ने ग्रहण किया, एक्सेप्ट मैंने उनको प्रदान किया गया है? तो 115। और दूसरे नंबर पर इसके बाद देखते हैं CRPF जो है ये 30 पुरस्कार दिए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 10 पुरस्कार लिए, उड़ीसा ने 9 पुरस्कार लिए और महाराष्ट्र पुलिस ने 7 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से हमको एक बार देख लेना चाहिए। हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध है किस चीज़ से? क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि हाल ही में या वर्तमान में चरणजीत सिंह का निधन हो गया, हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध है
तो किस चीज़ से था? तो इनका संबंध था, खिलाड़ी थे, ये क्या थे? प्लेयर थे। किस चीज़ के खिलाड़ी थे? हॉकी के थे। 1964 के टोक्यो ओलंपिक में पदक जो जीता था, है ना, हमारा टीम, उसमें गोल्ड मेडल जो मिला था, उस टीम के ये है जो कि कप्तान रह चुके थे। तो ये चरणजीत सिंह का निधन हो गया है और इनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है 1 नंबर को क्वेश्चन में। मलीना साल्विनी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध था। तो ये जो हमारे जो एक पर्सनालिटी है हमारे, मलीना साल्विनी जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो क्या थे? तो ये थे हमारे कथकली, बहुत ही बड़ा नाम था इनका, नृत्यांगना थी, कथकली नृत्यांगना थी। पद्मश्री से भारत सरकार ने 2019 में इनको प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, एक बुक है, कॉमिक्स बुक है, जिसको जो है वुमेन अनसुइंग हीरोज का, तो इस तरह का एक है, जिसको है जो कि मीनाक्षी लेखी, जो क्या है, तो संस्कृति राज्य मंत्री है। तो वैसे फीमेल थे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, उन पर जो है एक जो है सचित्र फिगर के साथ कॉमिक्स बुक जो है इंडियन वुमेन अनसुइंग हीरोज का विमोचन किए गए हैं। तो उनका जो है मीनाक्षी लेखी संस्कृति राज्य मंत्री हैं, इनके द्वारा जो है इसका किया गया था, विमोचन किया गया था। भारत का प्रथम ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित होगा? भारत का प्रथम ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित होगा? पीडीएफ बनने में थोड़ा प्रॉब्लम होने से ये दिक्कत हो गया। तो ये हो गया केरला में, लेकिन आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये हो गया केरला में। देखिए, अनिल अबचट्ट की हाल ही में मृत्यु हो गई, तो वो क्या थे? उनके बारे में हमको पता होनी चाहिए। प्रश्न जो बनेंगे सवाल एग्जाम में, तो उसको हम लोग हल कर पाएंगे। ये लेखक थे, कैसे, कहाँ के लेखक थे? मराठा लेखक थे। और क्या इनके पास गुण था? इसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता थे, और मुक्तांगन पुणे वास केंद्र नामक नशा मुक्ति केंद्र का स्थापना किए थे। साथ साथ में साधना नामक लोकप्रिय पत्रिका का संपादन भी किए थे। भारतीय प्रवासी दिवस, देखिए अब जनवरी में कुछ देखते हैं कि भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो बताइए कि 9 जनवरी को मनाया जाता है ना? 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ये सब हमको जो है याद रखना चाहिए। पूरा जनवरी को एक दिन लेकर आएंगे और पूरा जनवरी का वीडियो हम लोग बनाएंगे या पढ़ेंगे। देखिएगा, इसमें राष्ट्रीय बालिका दिवस हाल ही में 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस या पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस या फिर भारतीय संविधान दिवस हम लोग जो है 26 जनवरी को मनाते हैं। हम लोग अभी वर्तमान में हाल ही में मनाए हैं। फिर है अगला सवाल कि गूगल जो है किस भारतीय कंपनी में 1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा? तो भारतीय एयरटेल में। सवाल इसे बन सकता है, या भारतीय एयरटेल में कौन सी कंपनी 1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा? तो गूगल में। ठीक है, और इस बार देखिए कि क्वेश्चन अगला बनेगा कि इसका जो घोषणा था 2020 में शुरू किया गया था कि 10 बिलियन जो है देंगे, इन्वेस्टमेंट करे कौन? गूगल। कहाँ पर? तो भारत में। किस लिए? तो एक हिस्सा के रूप में गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड, गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड। तो इस सेंस में 10 बिलियन की बात कहा गया है, जिसमें से 1 बिलियन गूगल जो है भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भारत में निवेश करेगी गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड, जो 10 बिलियन 2020 में गूगल ने बोले थे, या फिर उसी का एक अंश है भारतीय एयरटेल में 1 बिलियन इन्वेस्ट करने का। एयरटेल के सीईओ हैं गोपाल विट्ठल, और सुनील साहब जो हैं भारती मित्तल जी इसके संस्थापक हैं, और 7 जुलाई 1995 को इसका स्थापना हुआ था। तो ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण था। फिर देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है कि द 10th डॉलर ट्रिलियन ड्रीम बुक लिखे हैं कौन? तो ये 10th डॉलर जो है एक किताब लिखा गया है, और इस किताब के लेखक है हमारे महामहिम एक नए लेखक है, इनके बारे में हमको जानना चाहिए। तो इसमें हम लोग जो है देखेंगे। नेक्स्ट क्या हो गया, देखिएगा सवाल है इसके, ये क्या हो गया,
ठीक है, देखिए फिर से, हाँ 7 जुलाई 1995 था। और ये यहाँ से, हाँ चले नीचे चलते। हाँ, बुक का नाम था द $10th बिलियन ड्रीम बुक, इस तरह का किताब है। और इस किताब के लेखक है, कौन है लेखक? देखिए सुभाष गर्ग है। कौन से हैं? सुभाष गर्ग इनका नाम है। फिर अगला देखेंगे कि अभी वर्तमान में, हाल ही में, अभी अभी वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये बदल गए हैं। क्यों? मतलब खाली पद था, इन पर नियुक्ति हुई है। तब बी अनंथा नागेश्वर, ठीक है, इनका इस पर इनका है जो कि सीट ग्रहण किए। इनके पहले के भी सुब्रमण्यम, इनके पहले कौन थे? के भी सुब्रमण्यम, इनके पहले कौन थे? के भी सुब्रमण्यम। और एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, डिजिटल संसद ऐप। डिजिटल संसद ऐप, लोकसभा सचिवालय के माध्यम से डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया है। और लोकसभा के अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी हैं। इस तरह से हमारे पास जो है कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो था इसको हमने देखा है। और अगर आपको लगे कि ये कंटेंट सही है, उचित लगा आपको, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंच बनाएं जो इसके लिए इंतज़ार करते हैं, या फिर करंट जिनको ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए। ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी, बैंक, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें। धन्यवाद आप लोगों का।